सध्या जी चर्चा सुरू आहे ती माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या आरोपांची। माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीस जे उपमुख्यमंत्री आहेत त्यांच्यावर गंभीर आरोप केलेले आहेत आणि या आरोपांमधला एक महत्त्वाची व्यक्ती जी आहे ती म्हणजे माजी पोलीस आयुक्त मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग सर। ते आपल्याबरोबर आज आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया नक्की हा सर्व प्रकार काय आहे, या प्रकरणामध्ये काय राजकीय घडामोडी आहेत, ह्या सर्वांची उत्तर देण्यासाठी ते स्वतः आपल्याबरोबर आहेत, झी मीडिया बरोबर आज जॉईन झालेले आहेत। सर, झी 24 तासमध्ये झी मीडियामध्ये आपलं स्वागत आहे। सर्वात प्रथम 100 कोटींचे जे तुम्ही आरोप केलेले आहेत त्याच्यामागे अंटेलिया जो प्रकार आहे, जो केस आहे, त्यातून वाचण्यासाठी राजकीय दबावाखाली तुम्ही हे आरोप केलेत असा तुमचा आरोप वारंवार होतोय। ये जो 100 करोड़ के मैंने एक कंप्लेंट की थी अप्रैल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ऑनरेबल श्री उद्धव ठाकरे को, गवर्नर साहब को उसकी कॉपी भेजी थी, बाकी और भी डिग्निटरीज़ को कॉपीज़ भेजी थी, जहाँ पे मैंने कहा था कि श्री अनिल देशमुख मेरे ऑफिसर्स को बुलाकर अपने पास बुलाते हैं, प्रेशराइज करते हैं और धंधों से, इस्टेब्लिशमेंट से, बिजनेसेस से, पोस्टिंग्स में पैसा एक्सटॉर्ट करने का उनके थ्रू प्रयत्न कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर भी रहे थे। और जो ये 100 करोड़ का टारगेट था ये केवल मुंबई सिटी के लिए था उनका। ऐसा बातचीत में 2-4 बार मुझसे बोला भी था कि मेरे ऊपर प्रेशर है, पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है और पूरा ये जो पैसा है श्री जयंत पाटिल साहब के पास जमा करना पड़ता है, पार्टी के लिए फंड्स लगते हैं। और जब ये सबसे पहले मुद्दा मेरे पास मेरे नोटिस में आया था, एक जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र के बाद परमवीर सिंह ने ये मुद्दा उठाया। ऐसा नहीं है। मेरी ट्रांसफ़र हुई थी आई थिंक मार्च 2021 में। जब मेरे नोटिस में जनवरी, फरवरी, मार्च में ये इस प्रकार के प्रकरण आने शुरू हो गए थे, सुनाई भी देता था, मालूम भी पड़ता था, ऑफिसर्स भी आके शेयर करते थे। उस समय भी मैं ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे से भी मिला था, श्री शरद पवार से भी मिला था, श्री जयंत पाटिल से भी मिला था। उनके नोटिस में लाया था कि इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को डायरेक्टली बुलाया जाता है, बाईपास किया जाता है और एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, प्रेशराइज कर रहे हैं ऑफिसर्स को। लेकिन मेरी बात की और किसी ने गौर नहीं दिया था। मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा उनको ऑलरेडी जानकारी थी, तो उन्होंने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी थी। तो उसके बाद जब इतने सीरियस चार्जेस होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, कुछ उनकी एक्टिविटीज़ रुकी नहीं, तो मुझे उस समय फिर मैं निर्णय लिया कि इस प्रकार का एक मैं लेटर लिखूं, फॉर्मली लेटर लिखा। और जब उस लेटर पे भी कार्रवाई नहीं हुई, जहां मैंने इनकी मैल प्रैक्टिसेस सामने लाया था, तो मैंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो मैंने केस फाइल किया था उसमें एक पी ऑर्डर करी, पी सीबीआई ने करी, सीबीआई को उसमें सबूत मिले और उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दाखिल किया। श्री देशमुख अरेस्ट हुए, ईडी ने उनको अरेस्ट किया। दोनों केसेस चार्जशीटेड हैं। मुझे लगता है साल से अधिक अंदर रह के आए हैं और अभी भी वो दोनों फेसेस में ट्रायल फेस कर रहे हैं। ट्रायल उनका जब होगा तब और ज़्यादा पिक्चर सामने आ जाएगी। सो ये इसको किसी और इशू से लिंक करना कि उस दूसरे केस में बचने के लिए मैंने इस प्रकार के उनके ऊपर एलिगेशन किए, ये पहले तो एलिगेशन नहीं है, सच्चाई है। दूसरी चीज़, इस प्रकार की जो मैल प्रैक्टिसेस थी, मैं तो जनवरी फरवरी से ही नोटिस में लाना शुरू कर दिया था वरिष्ठ नेताओं के कि वो इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सो ये जो एक काल्पनिक, एक जो अपने मनगढ़ंत कुछ कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब नया ही ट्विस्ट देने की कोशिश करी अचानक 3 साल बाद। 3 साल में वो ऐसा क्यों नहीं बोले थे? अगर उनको ऐसा मालूम था कि किसी एक केस में बचने के लिए मैं इस प्रकार के मैंने आरोप किए, तो 3 साल में क्यों नहीं बोले? आज 3 साल बाद अचानक उनके ध्यान में ऐसी कौन सी एविडेंस आ गई, कौन सी नई एविडेंस उन्होंने पैदा कर दी, किसी जर्नलिस्ट को दिखाई है क्या जिसके बेसिस पे इस प्रकार का आरोप कर रहे हैं?
मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आपको कोई एविडेंस दिखाई है उन्होंने? कोई एविडेंस नहीं, लेकिन उनका कहना भी यही है, जो महाविकास आघाड़ी के नेता सुप्रिया सुले हो गया, इन्होंने कहा है कि 3 साल बाद ही आप भी क्यों आरोप कर रहे हैं, इलेक्शन को देख के ये सब हो रहा है। आरोप मैंने शुरुआत की, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं तो खुद को डिफेंड किया। मेरा इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है, राजनीति से संबंध नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। मैं 3 साल नहीं बोला, मैं कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। जो मुझे कहना था मैंने कोर्ट में कहा। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके मेरे ऊपर इतने गंभीर आरोप देशमुख साहब ने किए, और तो मैं अपेक्षा ऐसी है कि बिकॉज इलेक्शन नज़दीक आया मैं चुप बैठूं। इलेक्शन हो ना हो, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। अगर मेरे ऊपर हमला होगा तो मैं अपने को डिफेंड तो अवश्य करूंगा, और डिफेंड मैं करूंगा तो फिर अपने जी जान से पूरा अपने को डिफेंड किया। तो इसका टाइमिंग तो मेरा कहना यह है कि ये पूछा जाए देशमुख साहब से, आपने ये टाइमिंग चूज क्यों करा? इलेक्शन का टाइम उन्होंने चूज क्यों करा मेरे ऊपर हमला करने के लिए? उनका टारगेट कोई और था, मेरे मार्फत किसी और को टारगेट करना चाहते थे। ये तो मैं नहीं होने दूंगा, और मेरे ऊपर हमला होगा तो जवाब तो अवश्य दूंगा मैं। सर, अभी आपने कहा था कि आपने हर चीज को उद्धव ठाकरे, जब वहाँ तभी के मुख्यमंत्री थे, उनको बताया, शरद पवार जी थे उनको बताया, जयंत पाटिल इनके भी कान पे डाल दे के ऐसे कुछ चल रहा है। उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, सबकी मिली भगत थी कि जैसे उनको सब मालूम था। मिली भगत थी नहीं थी मैं बिना एविडेंस के बोलूँगा नहीं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से या जो प्रतिक्रिया नहीं आई उसकी वजह से मुझको ऐसा लगा ये बातें उनकी जानकारी में अवश्य थी। अनिल देशमुख ही था मेन, ये कि उसके पीछे भी कुछ कोई लोग थे जिनको राजकीय दबाव आप पे दे रहे थे? नहीं, राजकीय दबाव मेरे ऊपर राजकीय प्रेशर कर रहे थे, जो कुछ नहीं, प्रेशराइज मेरे ऑफिसर्स को किया जा रहा था एक्सटॉर्शन के लिए, धंधों से वसूली के लिए। बहुत बड़ा रैकेट, ट्रांसफर्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, धंधों से कलेक्शन का रैकेट चल रहा था। इनके एजेंट्स पूरे राज्य में फैले हुए थे, तो ऑफिसर से 100 करोड़ का टारगेट था। इसके अलावा जो डायरेक्ट एजेंट्स को बुला के इनके सुपुत्र श्री सलील देशमुख किसी होटल में बैठ के उनको संपर्क करते थे, उन एजेंट्स के मार्फत धंधे वाले लोगों को बुला के उनसे कलेक्शन होता था। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए उनको आके ऑफिसर्स मिला करते थे, उनसे पैसा कलेक्शन होता था। वो सब रैकेट भी इनके चल ही रहे थे। एंड बाद में आई थिंक सीबीआई के नोटिस में भी बहुत सी बातें आई हैं, और मेरे पास आज भी वो पत्र हैं जहाँ पे लेटर्स हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे श्री अनिल देशमुख ने अपनी खुद की हैंडराइटिंग में नोटिंग की हुई है। मैंने सीबीआई ईडी को भी सबमिट की है, और मेरे पास वो पत्र आज भी हैं, वो लेटर्स आज भी हैं, जहाँ इन्होंने लिखा है कि किस ऑफिसर की पोस्टिंग कौन से स्थान पर किसके सिफारिश पे हो रही है। तो पूरी मैल प्रैक्टिसेस पोस्टिंग्स में चल रही थी, धंधों से एक्सटॉर्शन चल रहा था। और एक जुलाई 2020 का और प्रकरण आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। मैंने मुंबई के 10 या 12 डीसीपीज की पोस्टिंग की थी, और ऑफिसर्स अपनी नई पोस्टिंग पे जाके ज्वाइन हो गए थे। जितने अच्छे बढ़िया ऑफिसर्स थे उनकी पोस्टिंग की गई थी, मेरिट्स पे की गई थी। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड द्वारा, जिसको कमिश्नर पुलिस हेड करता है, अपना अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हमने पोस्टिंग्स की थी। लेकिन ज्वाइन होने के बाद 3 या 4 दिन बाद मुझे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, तत्कालीन एसीएस होम, उनका पहले फ़ोन आया, फिर मैसेज आया कि मेरे को ऐसे आदेश दिए गए हैं होम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द्वारा कि ये आप पोस्टिंग रिवर्स करें, स्टेटस को एंटे रिस्टोर करें। उसके बाद उनका रिटर्न आदेश था, तो इसलिए ऐसा किया गया। और गवर्नमेंट ने उसके बाद श्री अनिल परब और अनिल देशमुख ने बैठ के जो लिस्ट तैयार की, उसमें 2-3 चेंजेस करके लगभग वही लिस्ट दोबारा इन्होंने रिलीज़ करी। 2-3 चेंजेस करे, जो बहुत अच्छे अधिकारी थे, ईमानदार अधिकारी थे, उनको उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी ऑफिसर्स जिनको लाया गया उनके ऊपर मैं कोई आरोप लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो लिस्ट किस लिए रोकी गई थी, किस लिए उसको चेंज किया गया, ना तो कोई उसका कभी कारण बताया गया, ना कोई उसका कारण दिखता है। तो उसका सिर्फ एक ही इन्फरेंस निकलता है कि किसी मैल प्रैक्टिस थी उसके पीछे, पोस्टिंग्स रोकने के लिए, नया ऑर्डर निकालने के लिए। और अगर मेरा ऑर्डर इतना ही ख़राब रहता तो लगभग 80% वैसा ही ऑर्डर तो आप नहीं निकालते थे, तो लगभग वही ऑर्डर दोबारा इशू किया था। तो ये पोस्टिंग्स और इन मामलों में वो पूरी तरह अपने हाथ में लिए हुए थे। अनिल परब और श्री अनिल परब और श्री अनिल देशमुख बैठकर पूरी लिस्ट तैयार करते थे, ऑफिसर्स को बुला के सिर्फ उनके सिग्नेचर लिए जाते थे, और इस प्रकार के पत्र आज भी मेरे पास अवेलेबल है। आप पे भी कुछ प्रेशराइज थे, कुछ किसी को
किसी केस में उलझाने के लिए ऐसा प्रेशर था आपके ऊपर, आपने बोला था कि बहुत सारे पॉलिटिकल। तो एक अनिल गोटे नाम के एक्स एमएलए हैं, उनके साथ एक चौहान नाम के पीपी थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उनकी मीटिंग श्री अनिल देशमुख के बंगले पे बुलाई गई थी, जहां मुझे भी बुलाया गया था। एंड श्री जय कुमार रावल एमएलए जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, और श्री गिरीश महाजन फॉर्मर मिनिस्टर एंड एमएलए, उनके खिलाफ गुनाह दाखिल करने के लिए 3-4 कंप्लेंट लेकर राइटिंग में आए थे कि उनके खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। मैंने साफ मना कर दिया था, मैंने कागज़ पढ़े थे, मैंने कहा था ये कोई केस बनता ही नहीं और मैं इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करूँगा। उसके बाद श्री प्रवीण दरेकर हैं, जो उस समय आई थिंक लीडर ऑफ अपोजिशन थे विधान परिषद में, उनके खिलाफ उनको अरेस्ट करने के लिए मुंबई बैंक केस में श्री उद्धव ठाकरे के बंगले पे मीटिंग हुई थी। वहाँ श्री अनिल देशमुख भी प्रेजेंट थे। वहाँ भी मुझको प्रेशराइज किया गया कि इनको केस में बुक किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार का प्रेशर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के विरुद्ध पुलिस मशीनरी का मिसयूज़ करने का अवश्य कोशिश कर भी रहे थे और बहुत जगह मिसयूज़ हुआ भी। और तो क्या, मैं इससे क्या बोलूँ, मेरे खिलाफ जो पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल हुआ मेरी ट्रांसफ़र के बाद, और जब मैंने उनके ऊपर केस कर दिया, कंप्लेंट कर दी, पहले तो उनके सुपुत्र श्री सलील देशमुख मुझे एट्रिया कॉफ़ी में जो कॉफ़ी शॉप है स्टारबक्स, वहाँ मुझे मिले, हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई, आपको डीजीपी बनाया जाएगा। और मेरे पैर पड़ने को तैयार थे और कहते जो हमने आपके साथ अन्याय किया उसके श्री देशमुख भी आपसे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन आप अपना कंप्लेंट वापस ले लीजिए और हमको इस संकट से बाहर निकालिए। तो मैंने उस समय साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद श्री संजय पांडे के ऑफिस में जब मैं मिलने गया तो उस समय डीजीपी थे, उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया कि मैं केस विड्रॉ करूं वरना मेरे खिलाफ केसेस हो जाएंगे। उसके बाद मैंने संजय पांडे के साथ 2-3 कॉल्स मैंने रिकॉर्ड किए। वो मैंने कॉल जिसमें वो मेरे को स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर मैं केस विड्रॉ नहीं करा तो मुझे पूरी गवर्नमेंट की शक्ति का सामना करना पड़ेगा, मेरे खिलाफ झूठे केसेस दाखिल होंगे, वो मैंने रिकॉर्ड की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैंने सबमिट करी, सीबीआई को मैंने वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सबमिट की हैं। गुनहगारों को बुला के श्री अनिल देशमुख के बंगले पे, जिसमें विशेष नाम है रियाज भाटी का, सोनू जलान का, उनको इनके बंगले पे बुलाया गया श्री अनिल देशमुख के। वहाँ श्री देशमुख और संजय पांडे ने उनको गाइड किया, प्रेशराइज किया कि किस प्रकार से मेरे खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाए। और ये सब रियाज भाटी ने एक रिट पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में, उसने पूरा ये प्रूफ लगाया है एक तस्वीर के साथ, जो वो तस्वीर है जो उसने श्री देशमुख के ऑफिस के अंदर उस समय तस्वीर निकाली थी उस तारीख में। इसके अलावा 5-6 और गुनहगार, बड़े गुनहगार लोगों को, श्याम अग्रवाल जैसे गुनहगार जिनके विरुद्ध 3-4 मौका के केसेस हैं और 20 केसेस और हैं, उनको बुलाकर मेरे खिलाफ केसेस, झूठे केसेस दाखिल करने को लगाया। और जब ये पूरी बातें मैं सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो सारे गुनहगार हैं जिन्होंने पूरे केसेस फाइल किए हैं मेरे खिलाफ, ये पूरा कंसर्टेड एफर्ट था जिसके तहत ये केसेस मेरे खिलाफ दाखिल किए गए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितने मेरे केसेस, इंक्वायरी यहाँ बोगस इंक्वायरी, बोगस केसेस यहाँ पे दाखिल किए गए थे, वो सारे ट्रांसफ़र किए सीबीआई को। और ना केवल इतना, उन्होंने ऐसा भी कहा कि इसके बाद भी अगर कोई नया केस ये सरकार परमवीर के खिलाफ दाखिल करती है, वो ऑटोमेटिकली वो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर शायद इंडियन लीगल हिस्ट्री में पहले कभी आया होगा कि आगे आने वाले केसेस भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मैं बाकी लोगों के बारे में क्या बोलूँ, मेरे विरोधी संजय पांडे जैसे लोग, डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल जैसे लोग, इन लोगों का इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ झूठे केसेस दाखिल करा गए, गुनहगारों की मदद से दाखिल कराए गए। सर, जैसे आपने बोला कि दरेकर हो गए, महाजन हो गए, इनके ऊपर उनको केस में लाने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई, केस बिठाने की कोशिश की। ऐसे और भी कोई पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको अटकाने की कोशिश किया गई? तो एक केस था जिसमें मुझे अटकाने की कोशिश की जा रही थी, वो था ठाणे का अर्बन लैंड सीलिंग केस। आई थिंक 2016 में जब मैं कमिश्नर पुलिस ठाणे था, उस समय ये हमने केस दाखिल किया था, अर्बन लैंड सीलिंग का केस। बाद में इस केस के एक आयो थे श्री सरदार पाटिल एसीपी, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको संजय पांडे और लक्ष्मीकांत, डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल, और जो इलीगली अपॉइंटेड पीपी थे शेखर जगताप, डायरेक्टली उनको गाइड करते थे। संजय पांडे उनको प्रेशराइज करते थे कि इस केस में
परमबीर सिंह और देवेंद्र फडणवीस साहब को इम्प्लीकेट किया जाए, जो तत्कालीन लीडर ऑपोजिशन थे, वर्तमान में अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इम्प्लीकेट किया जाए। और ना केवल इतना, बल्कि ऐसा भी प्रेशराइज संजय पांडे ने बार बार सरदार पाटिल को किया कि इस केस में श्री एकनाथ शिंदे, जो उस सरकार में ही अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उनको फंसाया जाए ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके। और ये प्रूव करने के लिए मेरे पास वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और उचित समय आने पे ये एविडेंस मैं पब्लिक डोमेन में अवश्य लेके आऊँगा। इनके पीछे कौन था, कौन लटकाना चाहता था? मतलब उद्धव ठाकरे थे या संजय पांडे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आ रही थी इन केसेस में श्री फडणवीस और श्री एकनाथ शिंदे को अटकाने के लिए श्री अनिल देशमुख से, श्री उद्धव ठाकरे से और श्री शरद पवार से। मतलब जो सूत्र बने इस पूरे केस में, उसके थे कनेक्शंस मातोश्री या फिर सिल्वर ओक पे थे, आप बोल सकते हैं? इन बड़े नेताओं को फंसाने के जो जितने मैसेजेस आए, जितना प्रेशर किया गया, वो तो अवश्य ही सिल्वर ओक और मातोश्री से आदेश जा रहे थे। और मैं जो एक वो अनिल गोटे वाली आपको मीटिंग बताया था कि जो मीटिंग हुई थी पहले अनिल देशमुख साहब के बंगले पे, जब मैंने वहाँ इनकार कर दिया था तो उसके बाद मुझे सिल्वर ओक पे बुलाया गया था। वहाँ श्री शरद पवार की प्रेजेंस में श्री अनिल देशमुख, श्री अनिल गोटे और वो पीपी चौहान, फिर वही चर्चा पूरी हुई थी और वहाँ भी मैंने इनकार कर दिया था। वहाँ भी मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी। तो मैं जो फॉर अ फैक्ट जानता हूँ कि इस प्रकार का प्रेशर श्री शरद पवार से भी आ रहा था, श्री उद्धव ठाकरे से भी आ रहा था एंड श्री अनिल देशमुख से भी आ रहा था। सर, एक बड़ी केस हुई थी तभी, सुशांत सिंह केस में भी आपके ऊपर प्रेशराइज हो रहा था कि फिल्म स्टारों के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, ऐसे कुछ सामने आ रहा है? देखिए, कुछ फिल्म स्टार्स का तो नाम इन्वेस्टिगेशन में उभर कर आया था, और आई थिंक शेखर कपूर थे जो जिन्होंने उस समय ट्वीट किया था, जिनके साथ सुशांत सिंह राजपूत के अच्छे संबंध थे, इकट्ठा काम किया हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि कुछ उसको फिल्म इंडस्ट्री ने प्रेशराइज किया था, कुछ इस प्रकार का ट्वीट आया था। तो उसको फॉलोअप करते हुए हमने कुछ लोगों को उनकी स्टेटमेंट्स के लिए बुलाया गया था। लेकिन श्री देशमुख चाहते थे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े डायरेक्टर्स को इस केस में अवश्य बुलाया जाए, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बने और वो श्री देशमुख को अप्रोच हों और उनकी इन्फ्लुएंस फिल्म इंडस्ट्री में बढ़े, इस प्रकार का उनका प्रयत्न था। और मैं तो ऐसा भी सुना था, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि एक समय श्री देशमुख भी कोई फिल्मी हीरो बनने के लिए शायद मुंबई आए थे, हीरो नहीं बन पाए तो जाके पॉलिटिशियन बन गए। बट अच्छा होता कि अगर वो पॉलिटिशियन ना बनते, अब तो अपना पूरा मानसिक संतुलन खो ही बैठे हैं। लेकिन पहले भी किस प्रकार की मैल प्रैक्टिस में इंडल्ज करने के लिए अगर उनको मंत्री बनना था तो मंत्री ना बन के अगर फिल्म इंडस्ट्री में रह जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता था। सही बात है सर, आपने बोला था कि हमेशा आप वसूली की बात करते हैं, वसूली बहुत चल रही है, आपके पास बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे लेटर्स है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। ये जो वसूली का सिलसिला है, ये मुंबई तक 100 करोड़ का था, लेकिन आगे बड़े लेवल पे कितने का हो सकता है? क्या स्पेकुलेट करना मैं नहीं चाहूँगा। 100 करोड़ ही मुंबई का टारगेट था। आप कुछ खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी स्टेट के लिए कितना टारगेट हो सकता है। मैं इसके बारे में डायरेक्ट बोला जाता था ऑफिसर्स को, क्या डायरेक्ट बोला जाता था कि इतना आपके लिए टारगेट है, आपको इतना इकट्ठा करना है, इन धंधों से इतना इकट्ठा करना है। उसके अलावा धंधे वालों को डायरेक्टली बुला के उनसे भी नेगोशिएट किया जाता था, बातचीत की जाती थी, चाहे वो गुटखा वाले लोग हों या बाकी इलीगल धंधे वाले लोग हों, सबसे इनका डायरेक्ट संपर्क था। अभी संजय राउत ने आरोप किया है कि जो आपने जो स्टेटमेंट दिया या जो भी बातें सब आ रही है सामने, वो इलेक्शन के मुंह पे आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है वो भाजपा के पोपट है, ऐसे डायरेक्ट थे बोला उन्होंने। मैं बोलना कहाँ शुरू किया इलेक्शन के समय? देशमुख साहब ने बोलना शुरू करा, शुरुआत मैंने करी। आप मुझे बताइए, मैंने शुरुआत करी? तो ऐसा आरोप क्यों लग रहा है कि मैंने शुरुआत करी? उन्होंने शुरुआत करी, उन्होंने मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। और राउत साहब बोलते हैं कि अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए दे रहा हूँ, बीजेपी के कहने पे जवाब दे रहा हूँ। मैं तो मेरे ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए उसमें खुद का सफाई देने के लिए, पब्लिक के सामने सही पिक्चर डालने के लिए मैंने बोला है। मेरा राजनीति से प्रेरित कोई मेरा बयान ना रहा है, ना कभी रहेगा। ना मेरे जो मैंने पहले कंप्लेंट की थी देशमुख साहब से, वो राजनीति से प्रेरित थी, ना मैं जो आज कह रहा हूँ ये राजनीति से प्रेरित है। और इसके बाद भी अगर मुझे कहना कुछ पड़े, वैसे तो मैं इस प्रकार की तूतू में इंडल्ज होना नहीं चाहता। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके इस प्रकार की बातें करना मुझे पसंद नहीं है। देशमुख साहब को अच्छा लगता है।
मुझे जवाब देना पड़ा, वो उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा। और बाकी भी सुप्रिया सुले मैडम हैं या संजय राउत साहब हैं, वो ऐसी प्रतिक्रिया देशमुख साहब को दें कि आपने इस प्रकार का जो इलेक्शन की वजह से इस प्रकार का अटैक परमबीर सिंह पर क्यों करा। उनको उनसे पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मेरा इलेक्शन से क्या लेना देना है। मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रहा, अपनी सफाई और अपना जो पक्ष है वो पब्लिक के सामने लाने के लिए मैंने मीडिया से शेयर किया है। आपने बोला कि देशमुख के बेटे मिले थे आपको और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। क्या कहा था एग्जैक्ट वहाँ पे, उन्होंने क्या बोला था, कहाँ पे रुक गए थे? मैंने तो कहा था यहाँ स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप पे एट्रियम मॉल में, वहाँ मिले थे मुझको। और ये बात रही है अप्रैल की रही होगी, जब मैंने राइटिंग में कंप्लेंट की थी। मैंने राइटिंग में कंप्लेंट शायद मार्च में की थी। तो ये मार्च और अप्रैल की बात रही होगी, जब संजय पांडे ने बुलाया था। उससे पहले संजय पांडे ने तो मेरे को प्रेशराइज करने के लिए और गुने की धमकी दाखिल करने की धमकी दी थी, लेकिन उससे पहले इन्होंने मेरे से हाथ जोड़ के बोला था कि हमसे गलती हो गई है, चूक हो गई है, लेकिन उसे हम रेक्टिफाई करेंगे, आपको डीजीपी बनाएंगे। मेरे पैर पड़ने को तैयार थे और बोले थे जो आपके साथ हमने गलती की है, अन्याय किया है, उसके लिए देशमुख साहब भी आपसे माफ़ी मांग लेंगे। इतनी बातचीत हुई थी, लेकिन मैंने कहा था कि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आपने मेरे को बहुत डैमेज कर दिया है, मैं इस पे पीछे नहीं हटूंगा, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। तभी माफ़ी की बात हुई थी, फिर आरोप हो गए, फिर बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा निकला वो नार्को टेस्ट का था। इसके बारे में आपकी क्या राय है? श्री अनिल देशमुख ही बार बार बोल रहे थे कि ऐसे व्यक्ति से बोलिए नार्को टेस्ट कराए, इस व्यक्ति से बोलिए नार्को टेस्ट कराए। तो अब मैं बोल रहा हूँ, मैं तो नार्को टेस्ट कराऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, या जो मैं आरोप लगा रहा हूँ सच लगा रहा हूँ कि नहीं। लेकिन ये चैलेंज मेरा श्री सलिल देशमुख और श्री अनिल देशमुख को भी है कि वो भी आए मेरे साथ नार्को टेस्ट वो भी कराएं। सलिल देशमुख जी से पूछा गया नार्को टेस्ट के बारे में, वो बोलते परमबीर सिंह कराए और किसी और व्यक्ति का नाम लिया। मेरे को दूसरे व्यक्ति से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आपकी हिम्मत है तो अगर आपके एलिगेशन में सच्चाई है तो आइए और मेरे साथ नार्को टेस्ट कराइए। इकट्ठे एक ही दिन जाके नार्को टेस्ट कर डालते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। एक अलग सवाल है सर कि जैसे आईएएस अधिकारी हो गए, आईपीएस अधिकारी हो गए, जिन पे आप तो बहुत सीनियर थे, एक प्रेशराइज रहता है, पॉलिटिक्स प्रेशराइज होता है, जिससे आपने बोला वसूली की बात हो गई, जैसे राजकीय नेता को किसी केस में अटकाने की कोशिश हुई, ये सब प्रेशराइज होता है। ये अब कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बाकी डिपार्टमेंट्स का तो मैं कह नहीं सकता, और बाकी किसी और के कार्यकाल में, किसी और सरकार के कार्यकाल में मैंने इस प्रकार का धांधलेबाजी, इस प्रकार का प्रेशराइज करना, एक्सटॉर्शन, खंडनी वसूली जिसे बोलते हैं, जो श्री अनिल देशमुख ने अपने कार्यकाल में किया था, वैसा तो मैंने मेरी 34 साल की पुलिस में सेवा रही, मैंने इस प्रकार का तो कभी धांधलेबाजी मैंने नहीं देखी थी। अनप्रेसिडेंट था, ना वैसा कभी हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार की धांधलेबाजी कभी भविष्य में भी हो सकती है। सर, आप एक आखिरी सवाल, आपने हमेशा कहा कि मैंने अभी तक खाली 10 तक का ही बातचीत की है, मेरे पास बहुत सारे सबूत है, एविडेंस है, बहुत कुछ है। तो ये 100% कब सामने आएगा, कब सब जो एविडेंस सामने आएंगे, कब बड़ा खुलासा होगा? नहीं, मैंने ये कहा है कि जो अभी तक मैल प्रैक्टिसेस सामने आई हैं श्री देशमुख की, सिर्फ 10-20% है। इसके अलावा जो पिक्चर अभी बाकी है, मैं चाहता हूं कि बाकी अधिकारी भी जिनसे इन्होंने प्रेशराइज किया, वसूली करी, और बहुत तो ऐसे अधिकारी हैं बेचारे गरीब थे जो मर गए, जिनसे पैसा ले लिया, उन्होंने लोन वोन लेके कहीं से पैसा उठा के इनको पैसा दिया और उनकी पोस्टिंग उसके काम फिर भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कुछ अधिकारी ऐसा बोलने वाले हैं, बोलना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि जल्दी और जो पिक्चर बाकी है सामने आए, जल्दी से जल्दी आए। मैंने जितना पर्दाफाश किया है वो 10-20% है, बाकी तो देखिए क्या होता है। कब तक आएगा सब? नहीं, मैं क्या बताऊं, ये तो बाकी अधिकारियों पे भी डिपेंड करता है, जांच एजेंसीज पे डिपेंड करता है। मैंने जो तथ्य लाए हैं सामने, अभी नए जो तथ्य है, जब एलिगेशन मेरे पास ऊपर किए देशमुख साहब ने, उस पर अगर कोई एजेंसी या कोई सरकार जांच कराना चाहती है, मेरा उद्देश्य इस प्रकार का नहीं था, मेरे तब खुद को डिफेंड करना था। बाकी अगर कुछ कार्रवाई होती है तो उसमें भी बहुत कुछ सामने आ सकता है। एक सवाल उठा कि एंटीलिना केस में जो इंक्वायरी हुई थी वो कहाँ तक आई है, कहाँ तक इस पहुँचा है? मुझे जानकारी नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी चार्जशीट है, बट क्या चल रहा है कि उसमें मैं
पहले ATS ने इन्वेस्टिगेट किया था, NIA ने किया, मैंने कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन के साथ। फिलहाल क्या स्टेटस है उसकी जानकारी मुझे। एक आखिरी सवाल सर, आगे जाके आप इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे? मैं अनिल देशमुख मेरे ऊपर जो अन्याय कर रहे थे, मेरे ऊपर झूठे केसेस कर रहे थे, मैं तो अब तक उसमें खुद को डिफेंड कर रहा था। मेरे एलिगेशन तो सच्चे थे, उन्होंने तो मेरे ऊपर झूठे केसेस दाखिल कराए, गुनहगारों की मदद से कराए। तो अगर कोई भी मेरे ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करेगा फिर तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आराम से बैठा था 3 वर्षों से, मैं कहीं बोला नहीं था। मैं फिर चाहता हूं मैं आराम से शांति से रहूं, अपनी लाइफ आराम से लीड करूं। लेकिन अगर इस प्रकार का आपको मेरे से, आपको ये पंजाबी का वर्ड है, पंगा लोगे तो फिर तो मैं पीछे तो नहीं हटूंगा। हे होते परमवीर सिंग, माजी पोलीस आयुक्त मुंबई, आणि ह्यांनी सांगितलेलं आहे का पंजाबीमध्ये पंगा म्हणतात, माझ्याबरोबर पंगा घेतला तर मी पंगा घेणारच। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मी ह्या निवडणुकीत तोंडावर बोलत नाही आहे, माझ्यावरती आरोप झालेत म्हणून बोललेत। तर त्यांनी अनेक गौप्यस्फोट केलेले आहेत, त्यांनी थेट नावं घेतलेली आहेत। शरद पवार असतील, मातोश्रीचं नाव घेतलेलं आहे, उद्धव ठाकरेंचं नाव घेतलेलं आहे, अनिल देशमुखांचं नाव घेतलेलं आहे, अनेक जयंत पाटलांचं मेन मोठं नाव आलेलं आहे समोर। या सर्वांचा प्रेशराईज त्याच्यावरती होतं, राजकीय प्रेशराईज त्याच्यावरती होतं आणि अनेक गुन्हे, खोटे गुन्हे नोंदवण्यासाठी त्यांच्यावर प्रेशराईज करण्यात आलं होतं, असाही मोठा खुलासा त्यांनी केलेला आहे। तर त्यात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा त्यांनी लेटर लिहिलं होतं, जेव्हा त्यांनी केस फाईल केली होती अनिल देशमुखांच्या विरुद्ध, जेव्हा त्यांनी वाचा फोडली होती, तेव्हा अनिल देशमुखांचा मुलगांनी त्यांची माफी मागितली होती, त्यांच्या पाया पडला होता आणि आता मात्र त्यांची भाषा बदललेली आहे। त्याचबरोबर नार्को टेस्ट करायला मी तयार आहे, त्यांनीही नार्को टेस्ट करावी, अनिल देशमुखांचे जे सपुत्र त्यांनी, अनिल देशमुखांनी नार्को टेस्ट करावी असं चॅलेंजही त्यांनी यावेळी केलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिलसह कपिल राऊत, झी मीडिया, मुंबई।